everyone. The question is X concern goods costing 30,000 to Y, so that, right, the gross profit will be 25% on sales. So try to understand. पहले हमें loading ढूंढना है. Loading is expressed as a percentage of sales, 25% on sales. So loading is 25% on sales. उन्होंने लोडिंग एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स, बट हमें उन्होंने कॉस्ट दी है. सो हमारे पास कॉस्ट है और हमें लोडिंग एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स है. तो हमें क्या करना होगा, लोडिंग एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स से लोडिंग एज ए परसेंटेज ऑफ कॉस्ट कन्वर्ट करेंगे और फिर वो एज ए परसेंटेज ऑफ कॉस्ट को कॉस्ट पे लगाएंगे तो हमें लोडिंग पता चलेगी. ठीक है, दैट इज लोडिंग इज 1/4 ऑफ द सेल्स. It is 1/4 of sale. 1/4 of sales. That is 1/3 of cost. Loading is 25% on sales. That is 1/4 of the cost sales. That is 1/3 of the cost. Therefore, loading is equal to 30,000 is a cost. उसका 1/4 नहीं, उसका 1/3. Rupees 10,000 is loading. Therefore, IP invoice price is cost price plus loading, 30,000 plus 10,000, 40,000. Invoice price is 40,000. ठीक है, यहां तक क्लियर है. आगे therefore invoice price is 40,000. आगे ठीक है, invoice price is 40,000. आगे now you have to form the equation. Cost price plus loading is equal to IP plus surplus is actual selling price. जो हमारा कंसाइनी है, he can sell the goods at IP or above IP. If he sells above IP, वो surplus रहेगा. ठीक है, आगे if the cost price is 100, your loading will be 1/3 of the cost, that is 33.33 rupees. 33.33. तो इनवॉइस प्राइस रहेगी 133.33. If your cost price is 100, loading will be 1/3 of the cost. 100 का 1/3 is 33.33. तो IP आ गई 33.33. सरप्लस इज, उन्होंने क्या लिखा देखो, उन्होंने बोला है गुड्स हैव बीन सोल्ड, राइट, 10% अबो IP. सो IP हमारी कितनी आ गई 133.33 प्लस 10%. 133.33 का 10% आएगा 13.33. 13.33. Therefore, actual selling price is 146.66. 146.66. ठीक है, अब ध्यान देना एवरीवन. कॉस्ट प्राइस इज 100, लोडिंग इज 33.33, IP is 133.33, surplus is 13.33. अच्छा, so you know the actual sale. अगर cost 100 है, IP 133.33 है और selling price is 146.66. You know the actual sale, which is, उन्होंने लिखा है the goods sold are for 30,000. जो सेल हुआ है वो 33,000 पे हुआ है. जितने यूनिट सेल हुए वो सेल हुए 33,000 पे. तो what is IP? What is cost price? IP ढूंढते हैं. IP is equal to 33,000 multiplied by 133.33 divided by 146.66.
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 33,000 multiplied by 133.33 divided by, right, divided by 146.66. Let's do it. So 33,000 multiplied by 133.33 divided by 146.66, I think it is 30,000. So जो सेल हुआ है उसकी आईपी 30,000 है, जो सेल हुआ है उसकी आईपी 30,000 है. टोटल आईपी कितनी है? पूरे कंसाइनमेंट की आईपी कितनी है? 40. पूरे कंसाइनमेंट की आईपी 40 है, उसमें से जो सेल हुआ है उसकी आईपी 30,000 है. मतलब यू कैन से 3/4 गुड सेल हुए, 3/4 गुड सेल हुए, 1/4 गुड स्टॉक में रहेंगे लॉजिकली. पूरी कंसाइनमेंट की आईपी 40 है, जो सेल हुआ है उसकी आईपी 30 है. सो कैन आई से 3/4, राइट, 75% गुड्स जो हमने कंसाइन किए थे दे हैव बीन सोल्ड, वो सेल हुए. कॉस्ट ढूंढनी है, आप ढूंढ सकते हो इजीली. 33,000 multiply by 100, 30,000 multiply by 100 divided by 146. कॉस्ट ढूंढने के अलग अलग तरीके, आप आईपी से भी कॉस्ट ढूंढ सकते हो, एक्चुअल सेलिंग प्राइस से भी कॉस्ट ढूंढ सकते हो इस इक्वेशन में, ठीक है. डिवाइडेड बाय 146.66. 33,000 multiply by 100 divided by 133.33, सॉरी 146.66. तो कितना आ रहा है वो? 33,000 multiply by 100 divided by 146.66. 25,500 कितना आ रहा है? कोई मुझे बोलेगा क्या कितना आ रहा है वो? 25,500 है ऑलमोस्ट. वो 22,500, सॉरी. सो कैलकुलेटर पे ले लो एवरीवन. जो सेल हुआ है उसकी कॉस्ट 22,500 है, जो सेल हुआ है उसकी कॉस्ट 22,500. टोटल कॉस्ट कितनी थी? जो हमने गुड्स कंसाइन किए थे उसकी कॉस्ट कितनी थी? 30,000 के कॉस्टिंग के गुड्स हमने भेजे थे, उसमें से 22,500 कॉस्ट के गुड्स सेल हो गए. इट इज 75%. ले लो 30,000 का 75% आ रहा है क्या? 22,500. यस, 75% कंसाइनमेंट सेल हुई है एंड 75% कंसाइनमेंट सेल हुई है एंड 25% कंसाइनमेंट इन स्टॉक है. कैलकुलेटर पे ले लो. जो सेल हुआ है उसकी कॉस्ट 22,500 है. मैं वो 01 जो आ रहा है ना, राउंड ऑफ किया है. 22,500 कॉस्ट के गुड सेल हो गए, उसकी आईपी होगी 22,500 प्लस 1/3 प्लस 33.33%. 30,000 उसकी आईपी आएगी प्लस 10%. आ रहा है क्या 33,000? यस. सो क्या इसका मतलब, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने टोटल, ध्यान देना, हमने टोटल 30,000 के, कैसे फ्लो क्या है समझ लेना. टोटल अगर आप कॉस्ट बेसिस पे देखते हो, कॉस्ट टोटल हमने 30,000 के कॉस्ट के गुड्स भेजे थे, उसमें से 22,500 कॉस्ट के गुड्स सेल हो गए, राइट. इनकी आईपी 33.33% एक्स्ट्रा है. सो जो सेल हुआ उसकी आईपी है 22,500 प्लस 33.33%, दैट इज इनकी आईपी है 30,000. ये उनकी आईपी है और ये सेल हुआ 10% एक्स्ट्रा, तो इनकी एक्चुअल सेलिंग प्राइस 33,000 है. ये जो हमें क्वेश्चन में दिया है, इसका मतलब 7,500 के गुड्स स्टॉक में, कॉस्ट 7,500, मतलब कितने आईपी के गुड्स स्टॉक में? 7,500 प्लस 33.33%, इट इज 10,000. सो टोटल आपने 30,000 कॉस्ट के गुड्स भेजे थे, दैट इज 40,000 आईपी के गुड्स भेजे थे. जो सेल हुआ है 33,000 पे सेल हुआ है, उसकी आईपी 30,000 है. अगर बोलते कमीशन इज 10% ऑफ सेल्स एट आईपी, अगर क्वेश्चन में लिखा गया है कमीशन इज 10% ऑफ सेल्स एट आईपी, तो 30,000 का 10% रहेगा 3,000.
बट यहाँ पे क्या लिखा है, कमीशन इज 10% ऑन एंटायर सेल्स, सो नाउ 10% इज ऑफ 33,000। ठीक है, तो अब मतलब ये मैंने जानबूझ के समझा, ऐसे निकाला कि आपको समझने के लिए। आगे तो लिख लेना, therefore out of total consignment, %75 consignment has been sold. Has been sold. That is 25% consignment is in stock. ये मैं जानबूझ के ऐसे कर रहा हूं तो आपको समझ सकते हो कैसे स्टॉक ढूंढा जाता है। ठीक है, बट हमें स्टॉक नहीं ढूंढना है। Therefore commission, commission 10% of sales, 10% of sales at IP नहीं है, so it is 10% of सेल कितने का हुआ है, 33,000। कितने पे हुआ है, 33,000, उसका 3,300। 5% of surplus, 5% सरप्लस कितना है, क्या लिखा है, 5% ऑफ सरप्लस, सरप्लस अबो, मैंने लिखा था सरप्लस सेल्स और सरप्लस अबो आईपी, सरप्लस अबो आईपी। जो सेल हुआ है उसकी आईपी 30,000 है, 33,000 पे सेल हुआ है, 30,000 आईपी के गुड्स 33 पे सेल हुए, उसने 3,000 एक्स्ट्रा पे सेल किए, उसका 5%, दैट इज 3,000 का 5%, 150, 3450। अब ध्यान देना, इसको जो सेल हुआ है ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान देना, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं, आंसर सेम रहेगा। कमीशन इज 10% of sales at IP and 15% of surplus sales above IP, above IP। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज सेल्स एट आईपी 30,000, सेल्स एट आईपी 30,000, उसका 10%, 3,000 and 15% of the surplus sales above IP, 3,000 is surplus sales, उसका 15%, 3,000 का 15%, 450, still answer is same। मतलब क्या पता है आपको, देखो जो सेल हुआ है ना, वो सेल हुआ है 33,000 पे, उसकी आईपी है 30,000, ये सरप्लस है 3,000। तो आपका एक ऑप्शन क्या है पता है, आप इतने सेल पे 10% दे दो एंड ये जो सेल है 3,000, इस पे 10% दे दो प्लस 10% तो देना है ना। देखो क्या बोला, 30,000 तक 10% दे दो, उसके आगे जो है ना उस पे तो 10% देना ही पड़ेगा, क्यों, बिकॉज उसने सेल तो किया है, प्लस एक्स्ट्रा कुछ तो दे दो, 15% दे दो। मतलब एक लिखने का तरीका है कि 30,000 तक तुम्हें 10% मिलेगा एंड उसके आगे तुझे 15% मिलेगा। मतलब वो 15% में 10% आता है, मतलब एक्चुअली उसको हम उसको क्या बोल रहे पता है, कि तू जितना भी सेल कर एक्चुअल सेल उसका 10% मिलेगा एंड सरप्लस का 5% मिलेगा। ऐसे नहीं बोल सकते आप उसको
कि तुझे 30,000 तक 10% मिलेगा और आगे की सेल पे 5% मिलेगा, वो सेल ही नहीं करेगा आगे। वो बोलेगा यार 30 से ज्यादा सेल करूंगा तो मुझे 5% ही मिल रहा है, क्यों करूं मैं। आपको 30 से आगे सेल करना तो ज्यादा देना पड़ेगा। तो वन ऑप्शन आप टर्म्स में ऐसे लिख सकते हो कि 30,000 आईपी तक तुझे 10% मिलेगा, एंड आईपी के आगे रहेगा तो 10 से ज्यादा मिलेगा, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा। सो 10 तो रहेगा प्लस एक्स्ट्रा मिलेगा। और अदर वे आप ऐसे बोल सकते हो उसको, यही बोलने का दूसरा तरीका हो सकता है कि ये जो तेरा 30,000 है ना, आईपी जो तूने सेल किया 30,000 पे, 30,000 आईपी के गुड्स तूने 30,000 पे निकाले, तो हम क्या करेंगे, तुझे पूरे सेल्स पे 10% देंगे। हम तुझे पूरे इस पे 10% देंगे, सब पे 10% देंगे, मतलब 30,000 पे भी 10%, एंड ये जो 3,000 एक्स्ट्रा है ना उस पे भी 10% देंगे। इस 3,000 पे भी हम तुझे 10% देंगे। वो बोलेगा तो उसमें मेरा क्या फायदा है, 30,000 आईपी के गुड्स में अगर 33,000 में सेल कर रहा हूं, तो मैं जो एक्स्ट्रा ज्यादा सेल कर रहा हूं, मुझे आप उस पर 10% ही दे रहे हो। 30,000 पे भी 10% एंड उसके आगे भी 10%। हम बोलेंगे ऐसे नहीं, उसके आगे तो 10% मिलेगा ही मिलेगा, प्लस जो एक्स्ट्रा है ना, जो एक्स्ट्रा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, उस पे हम 5% देंगे, मतलब उस एक्स्ट्रा पे 10% मिलेगा ही मिलेगा, प्लस हम 5% एक्स्ट्रा देंगे। सो एक ऑप्शन होता है, बोला जाएगा सेल्स एट आईपी, 10% ऑफ सेल्स एट आईपी, क्या बोला जाएगा, 10% ऑफ सेल्स एट आईपी एंड 15% ऑफ सरप्लस सेल्स। दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग, 10% ऑफ सरप्लस, 10% ऑफ सेल्स एट आईपी, तो आईपी तक तुझे 10% मिलेगा, उसके ज्यादा जो भी सेल कर उसका 15% मिलेगा। दिस इज वन ऑप्शन। दूसरा, पूरे सेल्स का तुझे 10% मिलेगा, पूरे सेल का 10% मिलेगा, एंड जो सरप्लस है ना उस पर 5% मिलेगा, मतलब सरप्लस इज इन दैट टोटल सेल्स, तो उसमें 10 सरप्लस पे 10% भी मिल रहा है एंड 5% भी मिल रहा है। ठीक है, सो दोनों का मतलब एक ही है, सेल्स एट आईपी पे 10%, सरप्लस पे 15%, मतलब ही पूरे सेल पे 10% एंड सरप्लस पे 5%। कैलकुलेशन आंसर इज सेम। ठीक है, क्वेश्चन है सर कैसे पता चलेगा कि 75% सेल हुआ है। मैडम, तूने कितने कॉस्ट के गुड्स भेजे, यू सेंड 30,000 कॉस्ट के गुड्स, उसमें से कितने कॉस्ट के गुड्स सेल हो गए, 22,500 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 75%। ठीक है, आगे नेक्स्ट। मैं आपको वही समझा रहा हूं, सेल्स एट आईपी, तो हमेशा याद रखना, एक तो ऐसे रहेगा कि सेल्स एट आईपी रहेगा ना तो उसके सरप्लस पे ज्यादा परसेंटेज रहेगा। सेल्स एट आईपी 10% है, तो सरप्लस सेल्स पे ना कमीशन एज ए सेल्स एट आईपी रहेगा ना, अगर वो 10% है तो सरप्लस पे ज्यादा ही होना चाहिए, लॉजिकल है वो। या बोलेंगे पूरे सेल्स का हम तुझे 10% देंगे, पूरे सेल का 10% देंगे, तो उसमें सरप्लस सेल भी आ गया तो उस पर 10% है, तो जो एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगी, ओवरराइडिंग कमीशन, वो 5% ही रहेगी इन दैट केस। आगे देन, ठीक है, okay, there are some additional questions which are added in the module. Let me take those questions in consignment mein. The new module has some 2 additional questions. The new module has 2 additional questions, so I will, जिनके पास modules हैं they can check. हमें मे के लिए चाहिए बरा कंसाइनमेंट। ठीक है, if you compare the old module of the November 20 exam and May 21 exam, जो आपके लिए भी एप्लीकेबल है सबके लिए, they have added 27 new questions overall। पूरे मॉड्यूल में नवंबर के लिए जो मॉड्यूल था
एंड जो अभी मे या आगे वाले एग्जाम्स के लिए जो मॉड्यूल है, दोनों मॉड्यूल्स में डिफरेंस है. मे के मॉड्यूल में ओवरऑल 27 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैव बीन एडेड इन द अकाउंट्स. सो मैं आई वाज गोइंग थ्रू दैट यस्टरडे. तो मैंने वो क्वेश्चंस वगैरह ढूंढे कौन कौन से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है. सो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जो अभी तक हमने किए नहीं थे शायद से, लेट मी गो थ्रू देम. अच्छा, इलस्ट्रेशन नंबर 3 इज एडिशनल. पेज नंबर है 6.64. 6.64 पे है वो. या दिस इज दैट. दिस क्वेश्चन हैज बीन एडेड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन था क्या? नहीं. ध्यान देना. 1000 टॉयज consigned by Rosie and Company of Kolkata to Shahu of Srinagar at a cost of 150 each. हमने टोटल कितने टॉयज सेंड किया? 1000. कॉस्ट कितनी? 150. रोजे एंड कंपनी पेड फ्रेट ऑफ रुपीज 10,000 एंड इंश्योरेंस 1,500. चेक करो, इज दिस क्वेश्चन डन बिफोर? वी हैव डन दिस. ओके, लेट मी चेक. कहां पे था वो? ये क्वेश्चन किया है टॉयज का. कौन सा क्वेश्चन था? कोई मुझे बोलेगा क्वेश्चन नंबर? शायद से किया है हमने. रमेश, ये क्वेश्चन हमने किया है. शायद से मैंने नया मॉड्यूल ही निकाला होगा फिर तब. शायद से नोट्स में नहीं था फिर. दिस क्वेश्चन इज नॉट इन द नोट्स. यस, ये क्वेश्चन हमने किया है. गुड. नहीं किया है, किया देखो. ठीक है. सो नवंबर के मॉड्यूल में नहीं था, मई के मॉड्यूल में. अच्छा, ये क्वेश्चन हमने किया है. उसके बाद तक क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी आई डोंट नो. क्वेश्चन नंबर 4, हाँ ये क्वेश्चन हमने किया है. ओके गुड. नाइकी एंड अडिडास, ये क्वेश्चन हमने नहीं किया है. सो लेट्स टेक नाइकी एंड अडिडास का क्वेश्चन. ठीक है, नाइकी एंड अडिडास. ध्यान देना, दिस क्वेश्चन इज नॉट डन, आई नो, बिकॉज नाम भी मुझे याद आएगा. ठीक है, ध्यान देना. यस, Nike Sports Company, New Delhi consigned 100 shoes to Adidas Company of Ahmedabad, costing 1,500 each, invoiced at 2,000 each. ठीक है, हाँ, नाइकी वालों ने राइट 100 शूज कंसाइन किए अडिडास वालों को. नाइकी वालों ने 100 शूज कंसाइन किए अडिडास वालों को, जिनकी कॉस्ट है 1,500 each, इनवाइस एट 2,000 each. The consigner paid freight rupees 10,000 and insurance in transit rupees 1,500. Total उन्होंने 11,500 expense किए. During the transit, 10 shoes were totally damaged. Adidas company took the delivery of 990 remaining, 100 shoes भेजे
उसमें से 10 शूज लॉस्ट हो गए, तो उनके पास 90 शूज गए, रिमेनिंग शूज, एंड पेड 1530 फॉर द ऑक्ट्राई ड्यूटी. सो दैट 1530 ऑक्ट्राई चार्जेस उसके सिटी से उसके गोडाउन में लेके जाने के चार्जेस आर फॉर 90 शूज. Adidas company sent a bank draft to Nike Sports Company for 50,000 as an advance, and later on sent an account sales showing that 80 shoes have been sold at rupees 2,200 each. Cost 1500 है, IP 2000 है, and actual selling price 2,200 है. Cost 1500 है, IP 2000 है, and actual selling price 2,200 है. Expenses incurred by Adidas company on godown rent is 2,000. It's a recurring expense. Adidas company is entitled to commission of 5% on invoice price. 5% on invoice price. मतलब आप सेल्स एट इनवाइस प्राइस 2000 का 2000 पे आप 5% दोगे, जो एक्स्ट्रा सेल होगा ऑब्वियसली उसकी कमीशन 5% से ज्यादा होनी चाहिए. लॉजिकल है. आपने अगर उसको आईपी 2000 बोली है, उसके आगे अगर वो सेल करेगा तो उसको ज्यादा कमीशन मिलनी चाहिए. लॉजिकल है. सो sales at IP, 5% on IP and 25% on any surplus of sale price over IP. उसको उल्टा भी बोल सकते हैं. कैसे पता है आपको? हम उसको एंटायर सेल्स का 5% देंगे, एंटायर सेल्स का 5% देंगे, एंड सरप्लस सेल पे 20% देंगे. वो जो 25% आ रहा है ना सरप्लस पे 25%, आईपी के आगे जो सरप्लस, उसके दो बाइफर्केशन है, 5% एंड 20%. आगे insurance claim was settled at 14,000. Prepare consignment account, consignees account, and related working notes showing, right, in the books of Nike Sports Company. Consignment के books में consignment account and consignees account. Let's start. Solution. लिखो solution. Everyone. चलो. Make it fast. ठीक है, चलो. In the books of consignor, that is Nike Sports Company, consignment to Adidas Company of Ahmedabad account. ठीक है. In the books of Nike Sports Company, New Delhi, consignment to Adidas Company of Ahmedabad account. Consignment account is like a nominal account. It gives you profit or loss on consignment. ठीक है. Let's start. मेरी आवाज ब्रेक हो रही है. Yeah. Solution. Consignment to consignment account.
2. Goods sent on consignment at IP. Entries consignment account debit to goods sent on consignment. 100 shoes of IP 2000. 2 lakhs. 100 shoes of rupees 2000, 2 lakhs. Loading reverse करो. Buy. Goods sent on consignment. Loading. 100 shoes multiplied by 500 each. 50,000 लोडिंग है. एक शूज के पीछे कितनी लोडिंग है? 500 लोडिंग है. अगर क्लोजिंग स्टॉक में 100 शूज बचते हैं तो स्टॉक रिजर्व कितना रहेगा? सॉरी, क्या बोला मैंने? एक शूज के पीछे 500 रुपीज की लोडिंग है. अगर क्लोजिंग स्टॉक में 10 शूज बचते हैं तो 10 मल्टीप्लाई बाय 500 इज ए स्टॉक रिजर्व. अगर क्लोजिंग स्टॉक में 20 शूज बचते हैं तो 20 मल्टीप्लाई बाय 500 इज ए स्टॉक रिजर्व. अगर क्लोजिंग स्टॉक में 30 शूज बचते हैं, 30 मल्टीप्लाई बाय 500 ईच इज स्टॉक रिजर्व. ठीक है. 2, ये कंसाइन करने के लिए हमें एक्सपेंस करने पड़े टू कैश ऑब्लिक बैंक. एंड दिस एक्सपेंसेस आर फॉर द एंटायर कंसाइनमेंट 100% के लिए. फ्रेट एंड इंश्योरेंस इन ट्रांजिट. इंश्योरेंस. फ्रेट ऑफ 10,000, इंश्योरेंस ऑफ 1,500. So it is 100 शूज के पीछे 100 ईच, एंड यहाँ पे 100 शूज के पीछे 15 ईच. ठीक है, क्लियर है यहां तक? सो जैसे हमारे इधर से एक शूज निकला, उसके आईपी क्या थी? यहां से निकला, उसकी आईपी थी 2000. आईपी बोल रहा हूं बिकॉज 2000 इज आईपी, प्लस 100 प्लस 15, 2115 इज आईपी. कॉस्ट ढूंढनी है तो कॉस्ट ढूंढनी तो 2000 माइनस 500, 1500 कॉस्ट है. 1500 प्लस 100 प्लस 15. सो आपकी आईपी है 2115. इसमें से 500 माइनस करोगे तो आपको कॉस्ट पता चलेगी. ठीक है, आगे नेक्स्ट. फिर यहां से गुड्स निकले और गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट. लॉस्ट इन ट्रांजिट 10 shoes were lost in transit. Always remember, वैसे भी अब भी लोडिंग का इफेक्ट नहीं है क्वेश्चन में. क्यों? बिकॉज यहाँ पे हमने जितनी लोडिंग ऐड की डेबिट साइड पे, उतनी लोडिंग हमने क्रेडिट की है. मतलब दिस अकाउंट इज एट कॉस्ट. दिस अकाउंट इज एट कॉस्ट. चाहिए तो देखो, ठीक से ऑब्जर्व करो. एक्चुअली यहाँ पे नेट इज 1,50,000. नेट इज 1,50,000. तो मैं वही बोल रहा हूं. सो अब भी अकाउंट कॉस्ट पे, एंड लॉसेस आर ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट. तो 10 शूज की कॉस्ट ढूंढनी है, राइट? कॉस्ट ढूंढनी है. सो इट इज 2000 आईपी माइनस 500. 2000 माइनस 500 पर यूनिट. सो 1500 कॉस्ट है, प्लस 100 प्लस 15. सो 2000 माइनस 500, एक की कॉस्ट 1500 है, प्लस 100 रुपीज फ्रेट, प्लस 15 रुपए इंश्योरेंस. 1650. दैट इज 10 shoes of 1650 each. That is 16,150. 16,150. So जो लॉस इन ट्रांजिट है उसकी कॉस्ट 16,150. इट इज ऑलवेज एट कॉस्ट प्राइस. ठीक है. इसके बदले में हमें कितने मिले? इंश्योरेंस वालों ने कितना दिया हमें? 14,000. बाकी हमारा नेट लॉस होगा, राइट? इन शूज पे हमारा लॉस होगा 2,150. वो अलग अकाउंट में आता है. ठीक है, लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, राइट? आपको जो बोलना है बोलो. फिर कुछ राइट आगे उसके सिटी में गुड्स गए 90 शूज उसके सिटी में गए, एंड देन ही टुक द डिलीवरी टू कंसाइनी, दैट इज अदिदास. अदिदास कंपनी कंसाइनी ने उसने नॉन रिकरिंग एक्सपेंस किए. नॉन रिकरिंग एक्सपेंस he incurred a non-recurring expense of, लिखा है उन्होंने,
ऑक्ट्राई ड्यूटी 1530, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ ऑक्ट्राई ड्यूटी 1530, 1530, and this 1530 is on 90 shoes. So per unit कितना आएगा? 1530 डिवाइड बाय 90, 17 रुपीज. ठीक है, एक यूनिट के पीछे 17 रुपीज. उसके गोडाउन में गए 90 यूनिट्स. फिर क्या हुआ? उसने कुछ हमें एडवांस दिया है 50,000 का. अच्छा, एंड लेटर ऑन एन अकाउंट सेल्स. अकाउंट सेल्स इज स्टेटमेंट प्रोवाइडेड बाय कंसाइनी टू कंसाइनर. कंसाइनर कंसाइनी को प्रोफार्मा इनवॉइस देता है. कंसाइनर कंसाइनी को प्रोफार्मा इनवॉइस देता है, एंड कंसाइनी कंसाइनर को अकाउंट सेल्स देता है. तो वही लिखा है उन्होंने, राइट? Later on send an account sale showing that 80 shoes have been sold at 2,200 each by Adidas. Sale हो गया, credit by Adidas company. Sorry, 80 shoes have been sold at 2,200. 200 rupees over IP. 80 multiplied by 2,200. 1,76,000 का उसने सेल किया. ठीक है, 100 शूज भेजे थे, 10 शूज ट्रांजिट में चले गए, लॉस्ट हो गए. 90 शूज उसके पास गए, उसमें से 80 उसने सेल किया, तो उसके पास बाकी है बाय स्टॉक विथ Adidas. स्टॉक विथ Adidas इन कंपनी. और इसको हम किस पे वैल्यू करते हैं? आईपी पे, एट आईपी. किस पे वैल्यू करेंगे? आईपी पे. किस पे वैल्यू करेंगे? आईपी पे. ध्यान देना, 10 शूज आईपी पे वैल्यू करना है. व्हाट इज आईपी? 2000 प्लस कंसाइनर के एक्सपेंस 100 प्लस 15 प्लस कंसाइनी के एक्सपेंस 70, बराबर. दैट इज 10 मल्टीप्लाई बाय 2000 प्लस 100 प्लस 15 प्लस 17, 2132. ये आईपी है, याद रखना. मल्टीप्लाई बाय 10, 21,320 आईपी. 21,320 इज आईपी. आई एम करेक्ट और रॉन्ग? अगर गलत है तो मुझे बोलो, कोई इशू नहीं है. ठीक है, आगे नेक्स्ट. मैडम ये करेक्ट है. 16 को कोई बोल रहा है सर ये अलग होना चाहिए. लेट मी चेक. 2000 माइनस 500 प्लस 100 प्लस 15. अच्छा ठीक है, ये 1615 होना चाहिए. दिस शुड बी 1615. मेरी आवाज ब्रेक हो रही है, आई डोंट नो यार व्हाई. अभी भी प्रॉब्लम है. ये बराबर है ऑन द एयर, हेडसेट ही है. नाउ इज इट क्लियर और नो? अभी भी वैसे है क्या? अभी भी वैसा है? ओके, आई डोंट नो, बीच में कुछ होता होगा. ठीक है, सो आई हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल नाउ. ओके, ठीक है, ध्यान देना. हाँ, तो आरती बोल रही सर आपने वैल्यू रॉन्ग ली है. दैट शुड बी 1615. सो 1615 मल्टीप्लाई बाय 10. ठीक है मैम, मैंने चेंज कर दिया. 16,150 वो मतलब वो टोटल बराबर है मेरा. आउटर कॉलम में वैल्यू बराबर है 16,150. ठीक है, अंदर का कैलकुलेशन रॉन्ग था 1615 का. ठीक है, आगे क्लोजिंग स्टॉक मिल गया. बट
ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसने रिकरिंग एक्सपेंस भी किए, रिकरिंग एक्सपेंस, सम रिकरिंग एक्सपेंस, बोलो कौन से रिकरिंग एक्सपेंस? गोडाउन रेंट है 2000, रेंट. Recurring expense do not change the value of the closing stock. Recurring expense do not change the value of the closing stock. आगे next, आगे next, मिल गया आपको ये? गुड. उसके बाद कमीशन भी देनी है. कमीशन, कमीशन का कैलकुलेशन, ठीक है. क्या लिखा है कमीशन का कैलकुलेशन? पढ़ो. Adidas is entitled to commission of 5% on IP. On IP. That is 5%. कितने यूनिट सेल हुए? कमीशन इज ऑलवेज गिवन ऑन द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड. 80 यूनिट सेल हुए, उसकी आईपी 2000 थी. ठीक है. दैट इज 5% ऑफ 2000 मल्टीप्लाई बाय 80, 1,60,000. जो सेल हुआ है उसकी आईपी 1,60,000 है, उसका 5% 8,000. ठीक है. एंड सेकंड क्या लिखा है? आगे पढ़ो. एंड 25% ऑन एनी सरप्लस सेल ओवर आईपी. 25% ऑन सरप्लस सेल ओवर आईपी. ओवर आईपी. That is 25% of 80 यूनिट सेल हो गए, sold at 2200, IP is 2000. So एक यूनिट के पीछे सरप्लस सेल्स इज 200. एक यूनिट सेल हो रहा है 2200 पे, उसकी आईपी 2000 है, मतलब उसके पीछे सरप्लस सेल 200 है. ऐसे 80 यूनिट सेल हो गए. दैट इज 25% ऑफ 80 units multiplied by 200 each. That is 25% of 200 units multiplied by 80. 16,000 into 25%, 4,000. कमीशन कितनी आ गई? 12,000. कमीशन कितनी आ गई? 12,000. कमीशन आ गई 12,000. आगे नेक्स्ट, कमीशन इज 12,000. ये जो स्टॉक है यू आर वैल्यूड एट आईपी, तो हम उसको कैंसिल करेंगे, उसमें जो लोडिंग है टू स्टॉक रिजर्व. टू स्टॉक रिजर्व ले लो. कितने यूनिट स्टॉक में? 10 यूनिट्स. और एक यूनिट की लोडिंग कितनी है? एक यूनिट की लोडिंग कितनी? 500. दैट इज 5,000. नाउ टेल मी वेदर प्रॉफिट और लॉस. मुझे आपसे आंसर चाहिए. इज देयर प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट? एवरीथिंग इज देयर. जल्दी. इज देयर प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट? कितना है प्रॉफिट? ओके, प्रॉफिट मतलब क्रेडिट इज मोर. ओके, क्रेडिट साइड इज मोर मतलब प्रॉफिट है. ओके, कितना? आई थिंक 31,440 चाहिए मेरे हिसाब से. 31,440 चाहिए. यस, मैंने पूरा कैलकुलेट किया ही नहीं. मैं आपको डायरेक्टली प्रॉफिट निकालने की फिर से एक बार समझा तो ध्यान देना. मैंने कैसे निकाला, ध्यान देना. मैंने क्या किया,
मैंने मेरा दिमाग ठंडा रखा, मैंने बोला मैंने क्लोजिंग स्टॉक कितने पे वैल्यू किया है, मैंने क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू किया 2132 पे, ये आईपी है, उसमें से मैंने उसकी लोडिंग हटा दी 500 रुपए। 2132 एक यूनिट की आईपी क्लोजिंग स्टॉक की, उसमें से 500 हटाए तो मुझे पता चला कि 1632 इज कॉस्ट। सो जो यूनिट सेल हुआ है, मतलब एक यूनिट की कॉस्ट कितनी 1632, एक यूनिट सेल, एक यूनिट की कॉस्ट आती है 1632, वो सेल हुआ है 2200 पे, ये आपका जीपी होगा एक यूनिट के पीछे, बिकॉज जो यूनिट सेल हुए एंड कोई यूनिट स्टॉक में, जो सेल हुए उसकी सेलिंग प्राइस 2200 है, जो यूनिट सेल हुए उसकी सेलिंग प्राइस 2200 है, बट उसकी कॉस्ट है 1632, जो आपके क्लोजिंग स्टॉक में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। सो एक यूनिट की कॉस्ट, उसके गोडाउन में जाने की कॉस्ट, एक यूनिट की उसके गोडाउन में जाने की कॉस्ट, उसके गोडाउन में जाने की कॉस्ट 1632 है, और फिर वो वहां से सेल हो गया कितने पे 2200 पे, तो आपका एक यूनिट पे जीपी कितना है 2200 माइनस 1632, 568 रुपीज का जीपी है। कितने का जीपी है 568 रुपीज का। ऐसे आपने 80 यूनिट सेल किए, ये आपका टोटल जीपी होगा 45,440, ये आपका टोटल जीपी होगा। उसमें से आपको पीएनएल में जो एक्सपेंस आते हैं वो माइनस करना है। पीएनएल में आता है रिकरिंग एक्सपेंस लाइक रेंट एंड कमीशन, 2000 एंड 12,000, आपको 14,000 माइनस करना है, माइनस 14,000 करो, 31,440 इज योर प्रॉफिट टू प्रॉफिट। ये समझा तो भी चलेगा, नहीं समझा तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 31,440, 31,450। आगे नेक्स्ट, ठीक है, आगे लिखो कंसाइनी का अकाउंट। दो अकाउंट करेंगे, कंसाइनी एंड एबनॉर्मल लॉस, दोनों करेंगे। पहले कंसाइनी का करेंगे, Adidas and company account, Adidas and company account, and then Adidas and company account, and दूसरा रहेगा, मैं कर रहा हूं एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट या लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट, जो भी ले लो, ये भी प्रैक्टिस करेंगे। जहां पे क्रेडिट है बाय Adidas and कंपनी 1,76,000, तो यहाँ पे आएगा टू कंसाइनमेंट 1,76,000, हमें उसे टोटल 1,76,000 लेने हैं। कितने लेने 1,76,000, ठीक है। उसने हमें पे राइट, हमें उसको देना क्या क्या है, उसके एक्सपेंसेस कमीशन टू Adidas लिखा है, देखो 1,530, 2,000 एंड 12,000, हमें उसको इतना देना है बाय कंसाइनमेंट। 1,530 प्लस 2,000 प्लस 12,000, 15,530। हमें उसको एडवांस भी देना, उसने हमें एडवांस दिया है बाय बैंक, he had given us some advance of, उसने हमें एडवांस दिया था, क्वेश्चन में लिखा है देखो, he had given us advance of 50,000, ड्राफ्ट दिया था उसने। बाकी ये उसका बैलेंस है, उसने कुछ लिखा है क्या सेटलमेंट के बारे में, कुछ लिखा नहीं है, ठीक है, ये बैलेंस होगा। $1,76,000 उससे लेने हैं सेल के लिए, 15,530 उसको देने हैं उसकी कमीशन एक्सपेंसेस के लिए, 50,000 उसको देने हैं
मतलब उसने एडवांस दिए, तो अभी बाकी है 1,10,470, 1,10,470। आगे नेक्स्ट, ठीक है। आगे देखो, एबनॉर्मल लॉस, यहाँ पे लिखा है लॉस इन ट्रांजिट 16,150 टू कंसाइनमेंट, 16,150। इसमें से इंश्योरेंस क्लेम मिला है बाय बैंक। अगर ये कंसाइनी लेगा ना क्लेम, तो बाय कंसाइनी रहेगा, और कंसाइनी से हम वो भी रिकवर करेंगे, बट यहाँ पे वैसे कुछ लिखा नहीं है। सो योर क्लेम इज 14,000, तो यहाँ पे आपका लॉस हो गया बाय लॉस ट्रांसफर टू पी एंड एल, लॉस ट्रांसफर टू पी एंड एल कितना, 2150, 2150 लॉस ट्रांसफर टू पी एंड एल 2150, ठीक है। लॉस ट्रांसफर टू पी एंड एल 2150। इफ यू प्रिपेयर ओरी पी एंड एल, पूरा पी एंड एल बिजनेस का ही, ये प्रैक्टिस के लिए, तो उसमें क्या दिखेगा ध्यान देना, और हम बैलेंस शीट करेंगे तो ये कंसाइनर के बुक्स में पी एंड एल है, उसका एक मेन बिजनेस और दूसरा साइड बिजनेस कंसाइनमेंट है। एक बिजनेस वो खुद परचेस सेल करता है, खुद परचेस सेल करता है, खुद परचेस सेल करता है, और दूसरा परचेस करके कंसाइनी के बिहाफ, कंसाइनी को सेल करने को बोलता है, एजेंसी पे भी बिजनेस करता है, लाइक दैट, ठीक है। ओके, एक सेकंड, तो कैसे दिखेगा ध्यान देना, दिस इज योर बैलेंस शीट। सो ये जो प्रॉफिट है कंसाइनमेंट पे, देखो ये जो प्रॉफिट है ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, कंसाइनमेंट बिजनेस से कितना प्रॉफिट हुआ 31,440, तो ये प्रॉफिट हम ट्रांसफर करेंगे, हम ये प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे पी एंड एल के क्रेडिट पे। कहां पे ट्रांसफर करेंगे, पी एंड एल के क्रेडिट पे, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। लॉस होता तो पी एंड एल के डेबिट कर देते। 31,440, 31,440 हमारा प्रॉफिट हुआ कहां से, कंसाइनमेंट बिजनेस से। 31,440 का प्रॉफिट हुआ कंसाइनमेंट बिजनेस पे, ठीक है। ये जो लॉस हुआ है, ये वाला लॉस, लॉस इन ट्रांजिट पे जो नेट लॉस है, टू दैट एक्सटेंट वो पी एंड एल को डेबिट होगा। टू क्या आएगा वो, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, दिस इज नेट लॉस। नेट लॉस ऑन गुड्स डैमेज्ड, वो कितने का हुआ 2150, 2150 बैलेंस शीट में दिखेगा, ध्यान देना। कंसाइनी अदिदास एंड कंपनी डेटर में दिखेगा, अदिदास एंड कंपनी, हमें उनसे पैसे लेने हैं, हमें उनसे कितने लेने हैं, 1,10,440, असेट में दिखेगा 470, सॉरी, अदिदास एंड कंपनी विल बी इन योर असेट साइड, रिसीवेबल, हमें उनसे इतने लेने हैं। स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक दिखता है बराबर ना, तो कैसे दिखेगा ध्यान देना, क्लोजिंग स्टॉक विथ कंसाइनी एट आईपी, क्लोजिंग स्टॉक विथ कंसाइनी। ये जो क्लोजिंग स्टॉक आया, कितना क्लोजिंग स्टॉक आया है 21,320, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। अगर कंसाइनमेंट का क्लोजिंग स्टॉक होता है, अगर कंसाइनमेंट का क्लोजिंग स्टॉक होता है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर कंसाइनमेंट का क्लोजिंग स्टॉक होता है, वो कंसाइनमेंट को क्रेडिट होगा, इन एसेट में आएगा 21,320, इनर कॉलम में 21,320 आईपी पे है, लेकिन एंड इसकी लोडिंग भी है, जो यहाँ पे कैंसिल की, देखो स्टॉक रिजर्व, इन दोनों को नेट करके दिखाया जाएगा, लेस स्टॉक रिजर्व 5,000, मतलब हम उसको कॉस्ट पे ही दिखाते हैं।
क्लोजिंग स्टॉक को आईपी पे दिखाया, क्लोजिंग स्टॉक को आईपी पे दिखाया 21,320 एंड उसका स्टॉक रिजर्व माइनस किया, एक कॉस्ट पे आएगा 21,320 माइनस 5,000, 16,320। सो कंसाइनर के बैलेंस शीट में क्या पिक्चर रहेगा वो मैं समझा रहा हूं, कंसाइनर के बैलेंस शीट में क्या पिक्चर रहेगा वो मैं समझा रहा हूं, ध्यान देना। मैं आपको बोल रहा हूं कि उसके बैलेंस शीट में आएगा डेटर्स के, इसमें आएगा कंसाइनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक उसके एसेट में आएगा, बट यहां पे क्लोजिंग स्टॉक आईपी पे है, तो आपने आईपी तो ले लिया, आपने आईपी ले लिया 21,320 की आईपी ले ली, क्लोजिंग स्टॉक आईपी पे दिखा है 21,320, एट द सेम टाइम उस आईपी का एक रिजर्व भी है 5,000, इस दिस इज डेबिट बैलेंस, इसका डेबिट बैलेंस है। क्यों डेबिट बैलेंस है? बिकॉज कंसाइनमेंट को क्रेडिट है, मतलब ये डेबिट है, स्टॉक डेबिट होना चाहिए, एंड ये स्टॉक रिजर्व क्रेडिट बैलेंस है। क्यों क्रेडिट बैलेंस है? बिकॉज कंसाइनमेंट डेबिट है, कंसाइनमेंट डेबिट है, स्टॉक रिजर्व क्रेडिट है, सो ये डेबिट बैलेंस है 21,320 एंड ये 5,000 क्रेडिट बैलेंस है। हम इन दोनों को नेट करके दिखाते हैं सो दैट स्टॉक इज शोन एट कॉस्ट, स्टॉक अपने आप किस पे आ जाएगा, कॉस्ट पे आ जाएगा। दिस प्रेजेंटेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। सो हाउ टू शो द क्लोजिंग स्टॉक इन बैलेंस शीट। अगर आप स्टॉक कॉस्ट पे ही वैल्यू करते हो, कंसाइनमेंट में कंसाइनमेंट खुद कॉस्ट पे है, तो वहां पे स्टॉक रिजर्व कंसेप्ट नहीं होती, तो वहां पे डायरेक्टली 16,320 दिखता, बट यहाँ पे हम कंसाइनमेंट अकाउंट आईपी पे कर रहे हैं, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक आईपी पे है, उस क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व भी है स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व इज ए अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हिडन इन क्लोजिंग स्टॉक व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट आईपी। जब हम क्लोजिंग स्टॉक को आईपी पे वैल्यू करते हैं, हम उसको इन्फ्लेट करते हैं, हम उसको बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, वो जो बड़ा चढ़ा के दिखाए, जो इन्फ्लेट किया है ना, वो प्रॉफिट अनरियलाइज्ड है, सो वो प्रॉफिट हम कैंसिल करते हैं। सो 16,320 कॉस्ट का स्टॉक हमने 21,320 का दिखाया है, जितने से उसको इंक्रीज किया है उतने से माइनस करके दिखाया, ठीक है। सो दिस इज अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन, लिख लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये लिख लेना प्लीज, मेक इट फास्ट। मेक इट फास्ट। मेक इट फास्ट। टेक 2 minutes एंड राइट इट क्लियरली। पी एंड एल एंड बैलेंस शीट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, ये एक क्वेश्चन में मुझे प्रेजेंटेशन दिखाना था। मैंने वीडियो हाइड किया है सो दैट यू कैन राइट इन डिटेल।
ओके, आई थिंक लिखा होगा आप लोगों ने. नाउ लेट्स मूव अहेड. हो गया तो बोलो, सो दैट वी कैन मूव अहेड. सो प्रेजेंटेशन ऐसे होता है. बैलेंस शीट में कंसाइनी का अगर बैलेंस है तो असेट में दिखेगा एज ए डेटर, एंड क्लोजिंग स्टॉक को असेट में दिखाया जाएगा. अगर क्लोजिंग स्टॉक आपने आईपी पे वैल्यू किया है ना, तो वो आईपी पे दिखेगा, एंड स्टॉक रिजर्व वहां से माइनस होकर वो कॉस्ट पे आ जाएगा. ठीक है. लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन मुझे करना था जो मेरे मॉड्यूल से मिस हुआ था. ठीक है, आगे. आईपी का क्वेश्चन हमने कर लिया. आगे देखो, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं आते, ये समझ लेना. क्वेश्चन उतने डिफिकल्ट भी नहीं आते, क्वेश्चन नॉर्मल रहते. ठीक है. सो डरना नहीं कभी कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आएंगे. मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन भी लेता हूं एक प्रैक्टिस के लिए, बट इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं रहते कि बहुत ही एकदम हाई एंड के क्वेश्चन रहेंगे, कभी नहीं. आगे हमने ये किया क्या, ए ऑफ असम वाला ये क्वेश्चन किया क्या, 1000 डीवीडी प्लेयर्स. एनीवन? क्वेश्चन नंबर 31 किया क्या हमने, यस और नो? नो. चलो क्वेश्चन नंबर 31 करते. इन नेक्स्ट 3 to 4 लेक्चर्स, मैक्स टू मैक्स 5 लेक्चर्स में चैप्टर खत्म भी हो जाएगा. ठीक है. अभी हमने ऑलमोस्ट हमने देखो इंपॉर्टेंट क्या है इस चैप्टर में, हाउ टू फाइंड आउट लोडिंग, हाउ टू फाइंड आउट क्लोजिंग स्टॉक, हाउ टू फाइंड आउट कमीशन. बाकी तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन में लिखा होता है. ठीक है. बहुत सिंपल चीज है. मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि डिफिकल्ट नहीं है. अगर जिसको परसेंटेज में समझ में आता है परसेंटेज में करो, जिसको पर यूनिट में समझ में आता है पर यूनिट में करो. ठीक है. टेक 100 एज ए बेस, हमेशा 100 यूनिट्स लेते चलो. अगर दे हैव नॉट गिवन यू पर्टिकुलर यूनिट्स, ये यहाँ पे कैसे एग्जैक्टली यूनिट्स देते हैं, 100, 10 लॉस्ट हो गए, 80 सेल हो गए, तो वो क्या बोलेंगे पता है, 10% यूनिट्स आर लॉस्ट इन ट्रांजिट, 80% यूनिट्स आर सोल्ड, 10% यूनिट्स आर इन स्टॉक. परसेंटेज में बोलेंगे 100 की जगह. समझ में आ रहा है? आगे नेक्स्ट. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 31 करना है. ठीक है. आरटीपी में 2018 का क्वेश्चन है. ध्यान देना क्वेश्चन में क्या लिखा है. Mr. A of Assam sent on 18th February 2017 a consignment of 1000 DVD players to B of Bengal costing 100 each. Oh, 1000 DVDs of 100 each. Expenses of 1500 were made by consignor. So this 1500 is for 1000 DVD players. Again, B sent B spent rupees 3000 for clearing and selling expenses for 20 per DVD player. B ने वो डीवीडी प्लेयर्स क्लियर करने के लिए, मतलब उसके सिटी से उसके गोडाउन में लेके जाने के लिए 3000 रुपए खर्च किए. सो दैट 3000 इज नॉन रिकरिंग एक्सपेंस. एंड फिर जितने उसने डीवीडी सेल किए मल्टीप्लाई बाय 20, उसने जितने डीवीडी प्लेयर सेल किए मल्टीप्लाई बाय 20 सेलिंग एक्सपेंस, रिकरिंग एक्सपेंस. आगे, बी सोल्ड ऑन 15th March 600 डीवीडी प्लेयर्स एट 160 पर डीवीडी प्लेयर, एंड अगेन ऑन 20th May 300 डीवीडी प्लेयर्स एट 170 each. टोटल पहले 600, बाद में 300, ऐसे उसने 900 डीवीडी प्लेयर सेल किए. बी इज इंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 25, कमीशन ऑफ ₹25 पर डीवीडी प्लेयर सोल्ड. एक डीवीडी प्लेयर सेल करेगा तो 25 रुपीज की कमीशन मिलेगी. सो जितने डीवीडी प्लेयर सेल करेगा उसका 25 उसकी कमीशन रहेगी, 25 रुपीज प्लस 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय विच ग्रॉस सेल प्रोसीड्स लेस total commission thereon exceeded a sum calculated at the rate of 125 per DVD player sold. This statement makes this question difficult.
अभी तक क्वेश्चन बहुत इजी लगा. दिस स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन छोड़ने को, ड्रॉप करने को बोलेगा. ध्यान देना क्या लिखा है. इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए. लिखा है बी इज एंटाइटल टू कमीशन ऑफ ₹25 पर डीवीडी प्लेयर सोल्ड. उसने टोटल 900 डीवीडी सेल किए. कितने? ही हैज सोल्ड 900 डीवीडी प्लेयर्स, मल्टीप्लाई बाय 25, ये उसकी कमीशन हो गई. प्लस, प्लस मतलब प्लस 1/4 the amount by which 1/4 of the amount, 1/4 of मतलब multiplication, the amount by which gross sales, total sales, gross sales मतलब total sales, less, less मतलब minus total commission thereon, total commission, I don't know total commission, x exceeded, exceeded मतलब less, a sum calculated at the rate of 125 per dvd player sold. मैं ये स्टेटमेंट में कमीशन कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, बाकी क्वेश्चन एकदम सिंपल रहेगा. बी सेंट अमाउंट ड्यू टू ए ऑन 30th जून, जो भी फाइनल सेटलमेंट थी कर दी. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड बीज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए. ध्यान देना. सॉल्यूशन, सबसे पहले हम कमीशन कैलकुलेट करेंगे, बाकी बहुत टाइम पास है. सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन. ठीक है. देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ कमीशन. ठीक है, देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ कमीशन. एक है, ठीक है, फिक्स कमीशन. 25 रुपीज तो मिलेगा ही मिलेगा पर यूनिट सोल्ड. टोटल 900 डीवीडी प्लेयर्स उसने सेल किए, उसका 25, 22,500. एक डीवीडी प्लेयर सेल करेगा तो 25 रुपीज मिलेंगे. इफ यू सेल वन डीवीडी प्लेयर, if you sell one dvd player, you will get 25 rupees of the commission. You sold 900 dvd players, तो वो तो 20,500 वो फिक्स है. प्लस, ठीक है, वेरिएबल कमीशन बोलो सपोज, या एक्स्ट्रा कमीशन, क्या फर्क पड़ता है. एक्स्ट्रा कमीशन इज, ध्यान देना, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, लेट टोटल कमीशन बी एक्स, आई डोंट नो, टोटल कमीशन बी एक्स बराबर टोटल कमीशन बी एक्स, रुपीज एक्स. सो ध्यान देना, एक्स्ट्रा कमीशन क्या है? 1/4 ऑफ, 1/4 ऑफ, ध्यान देना क्या लिखा है देखो, 1/4 ऑफ ग्रॉस सेल्स, ग्रॉस सेल प्रोसीड्स. आपका सेल कितना हुआ है, आपका सेल कितना हुआ है, योर ग्रॉस सेल्स, हम ढूंढेंगे ग्रॉस सेल्स. सो ध्यान देना, ग्रॉस सेल, उसने 600 डीवीडी प्लेयर्स 160 पर डीवीडी प्लेयर पे सेल किए. उसने 600 डीवीडी प्लेयर्स, ध्यान देना, 160 per DVD player and 300 DVD players at 170 each. 600 at 160 plus बराबर 300 at 170. Six hundred multiplied by 160, 96,000 plus 300 multiplied by 170, 51,000. That is total sales is
1,47,000। उसने टोटल कितने में सेल किया? 1,47,000। तो लिखो, पढ़ो। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ग्रॉस सेल प्रोसीड्स दैट इज 1,47,000, 1/4 ऑफ ग्रॉस सेल्स 1,47,000 लेस द टोटल कमीशन। टोटल कमीशन हमने x माना है, ग्रॉस सेल प्रोसीड्स माइनस टोटल कमीशन लेस टोटल कमीशन, ठीक है। देयर ऑन एक्सीडेड, एक्सीडेड मतलब क्या, क्या बोल रहे हैं, ग्रॉस सेल्स लेस टोटल कमीशन एक्सीडेड मींस इज ग्रेटर देन, more than the sum calculated at the rate of 125 per dividends player sold. So क्या बोल रहे, ध्यान देना, this is gross sales, this is total commission. So उनके टर्म देखो, उनके सेंटेंस देखो, मैं क्या कर रहा हूं, 1/4 of gross sales less total commission exceeded is more than 1,47,000 minus x is more than, it exceeds, it is more than a sum calculated at the rate of 125 per DVD player sold is greater than, is in excess of 900 multiplied by 125. This is sum calculated at rupees 125 per DVD sold. कितने DVD सेल किए? 900 मल्टीप्लाई बाय 125. अब इंग्लिश, अब देखो क्या है, he is entitled to commission of 25 per DVD player sold. 900 DVD players multiply by 25, ये तो फिक्स है 20,500 उसकी कमीशन, प्लस 1/4 ऑफ मींस मल्टीप्लीकेशन, ग्रॉस सेल्स 1,47,000 is gross, less all commission minus x, exceeded this 1,47,000 less x is greater than, is in more than, is more than sum calculated at the rate of right 125 per DVD player sold. मतलब वो क्या बोल रहे पता है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, एक DVD प्लेयर की कॉस्ट कितनी है? 100, एक DVD प्लेयर की कॉस्ट 100 है, आपने कोई DVD प्लेयर्स 160 में सेल किए, आपने 600 DVD प्लेयर्स 160 में सेल किए, 300 DVD प्लेयर्स आपने 170 में सेल किए, और एक इन बिटवीन द प्राइस 125. वो बोल रहा है 125 के आगे जितने में सेल करोगे, 125 के आगे जितने में सेल करोगे उसको, राइट, वही लिखा है उन्होंने. सो आप वो क्या बोल रहे, ध्यान देना, आपको तो एक डीवीडी प्लेयर के पीछे 25 रुपीज की कमीशन मिलेगी, एक यूनिट सेल करो आपको 25 रुपए मिलेंगे, आप 2 यूनिट सेल करो आपको 50 रुपए मिलेंगे, लाइक दैट. बट जब आप सेल करोगे, अगर आप 125 के आगे सेल करते हो तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगी. तो वही उन्होंने लिखा है, राइट, उन्होंने बोला है कि ये जो है ये सेल 160 के हिसाब से, ये सेल 170 के हिसाब से, तो ये आपका टोटल सेल आ गया, ये आपका टोटल सेल आ गया. अगर आप 125 के हिसाब से टोटल 900 यूनिट सेल करते हो, अगर आप टोटल 900 यूनिट्स 125 के हिसाब से सेल करते हो तो आपका सेल होने वाला था 1,12,500. कितना हो जाता? 1,12,500. मैं इसको अब कंप्लीट करता हूं, 1/4 ऑफ 1,47,000 जो एक्चुअल सेल है माइनस एक्स माइनस 1,12,500. अगर आप एक यूनिट 125 के हिसाब से सेल करते हो तो आपका सेल कितना हो जाता? 1,12,500. बट आपका एक्चुअल सेल कितना हुआ है? आपका एक्चुअल सेल हुआ है 1,47,000. तो उन बोल रहे सरप्लस, वो बोल रहे एक्स्ट्रा सेल कितना है? 1,12,500, राइट, एंड 1,47,000 इन एक्सेस ऑफ 1,12,000. आपने 125 के आगे अगर आप सेल करते हो, कोई 125 के आगे, तो जो एक्स्ट्रा रहेगा उस पे भी आपको मिलेगा. बोलने का तरीका ये है, ठीक है. तो कमीशन, अब ध्यान देना,
हमें सॉल्व करना है, राइट? वहां पे x है। सो अब देखो, देयरफॉर टोटल कमीशन इज x, राइट, इक्वल टू 22,500 प्लस 1/4 ऑफ gross sales, actual sales 1,47,000 less all commission is x, exits minus sum calculated at the rate of 125 per DVD sold. DVD sold 900 multiplied by 125, 1,12,500. अगर आप वो सब DVD 125 के हिसाब से सेल करते हो तो आपको मिलने चाहिए 1,12,500. कितने मिलने चाहिए? 1,12,500. बट आपने कितने कमाए उसमें? एक्चुअली आपने 1,47,000 कमाए, तो आपने थोड़ा एक्स्ट्रा कमाया, उस पर भी आपको 25% मिलेगा आगे. सो x इज इक्वल टू 22,500 प्लस 1/4 ऑफ 1,47,000 minus 1,12,500. This is surplus of 34,500. उनके हिसाब से यू शुड सेल मिनिमम एट 125. आपने 125 में कम से कम सेल करो आप, और 125 में सेल करते तो आपके 1,12,500 सेल होता, बट आपने सेल किया है कुछ तो 1,47,000 पे. तो यहाँ पे इनडायरेक्टली आपका सरप्लस वो बोल रहा है 45,000 34,500 माइनस एक्स. इसलिए क्वेश्चन में कभी कभी इस सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जाता है, the consignee is entitled to commission of ₹25 per DVD sold, that is 20,500 plus 1/4 of surplus less commission. क्या लिखते हैं? 1/4 of surplus less commission. Surplus calculated क्या लिखेंगे? ध्यान देना, surplus calculated at the rate of 125 per DVD sold. Surplus calculated एट द रेट ऑफ 125 पर डिविडी सोल्ड. 125 के हिसाब से कंपेयर करो आपने कितने में एक्स्ट्रा सेल किया है, वो आता है 34,500. तो लिखा जाएगा क्वेश्चन में, लिख लेना, टर्म्स कैन बी, इसका ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कमीशन ऑफ ₹25 पर डिविडी सोल्ड प्लस 1/4 ऑफ surplus sales calculated, right, with respect to ₹125 per DVD, right, less or exits कमीशन. ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है. सो x इज इक्वल टू 22,500 प्लस 8625 माइनस 0.25x. So it is 1.25x is equal to 31,125. Therefore, x is equal to 24,900. Your total commission is 24,900. उसमें ये 22,500 भी है, 22,500 भी है उसमें इंक्लूडेड. टोटल कमीशन इज x. सो योर टोटल कमीशन इज x. चलो ये लिखो और अब क्वेश्चन पूछो. आई विल एक्सप्लेन यू. एंड इस क्वेश्चन, इस सेंटेंस को VVVIMP करके रखना. अरे वो सेंटेंस को मैंने इक्वेशन में कन्वर्ट किया, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाया, मैं सेंटेंस को इक्वेशन में कन्वर्ट किया. ठीक है, लिखो, let the total commission be x, therefore your fixed commission is 20,500. 20,500 plus something कुछ तो मिलेगा. कितना मिलेगा? 1/4 of gross sales. Gross sale 1,47,000 less all commission, that is x. Exits, therefore less sum calculated at the rate of 125 per DVD sold. So 900 DVD sold multiplied by 125. So मैंने लिख दिया. लिखो लिखो, पहले लिखो.
मेक इट फास्ट. लिख लिया. ठीक है, आगे. सो अब कमीशन मिल गई. बस इस क्वेश्चन में कमीशन ही कैलकुलेशन है. देखो सेंटेंस, एक बार फिर मैं सेंटेंस समझा रहा हूं, ध्यान देना क्या लिखा है. क्वेश्चन में लिखा है 25 पर डीवीडी सोल्ड, मतलब 25 मल्टीप्लाई बाय 900 प्लस 1/4 ऑफ 1/4 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट बाय विच ग्रॉस सेल्स लेस टोटल कमीशन. ग्रॉस सेल 1,47,000 लेस टोटल कमीशन एक्सीडेड, मतलब माइनस सम कैलकुलेटेड, अमाउंट कैलकुलेटेड at the rate of 125 per DVD sold. 125 multiplied by 900. You can get the answer. ठीक है. So your commission is 20,500. ठीक है. So अब हम सॉल्व कर सकते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट. अब क्या कमीशन मिल गई, बाकी तो सब टाइम पास है. ऐसा एक और क्वेश्चन है, वो करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा. ठीक है. 2 गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट, सब कॉस्ट बेसिस पे. कुछ तो हमने 1000 DVDs of 100 each. 1 lakh. 2 cash oblique buying. To cash oblique buying, बोलो 1,500. 1.50. आगे. नहीं ये 100 ईच है ना, मैंने क्या से, हाँ बराबर है. 1000 DVDs ऑफ 100 ईच. अच्छा, फिर 1,500 ऑन 100 DVDs. फिर उसके बाद आगे उसके गोडाउन में गए, ही स्पेंड 3,000 फॉर क्लियरेंस. तो बी ने कुछ खर्चे किए. टू बी ही स्पेंड 3,000. 3,000 आगे. नेक्स्ट. एंड सेलिंग एक्सपेंसेस वर 20 पर डीवीडी सोल्ड. सेल करते हैं बाय. देयर इज नो गुड्स इन ट्रांजिट, देयर इज नो लॉस इन ट्रांजिट, जो भी है वो सेल है. टू बी. ठीक है. हाँ बोलो कितने.
600 DVD players at 160 per DVD. हाँ, 600 DVD players at 160 each, 300 DVD players at 170 each. दोनों मिला के हमने यहाँ पे ढूंढा भी था 1,47,000. 1,47,000. ठीक है, 1,47,000 का सेल हो गया. ठीक है, फिर 2B, दिस इज नॉन रिकरिंग एक्सपेंस. अब रिकरिंग एक्सपेंस, जितने डीवीडी सेल किए उसके पीछे 20 रुपीज सेलिंग प्राइस है. सो 900 मल्टीप्लाई बाय 20, 18,000 रुपीज सेलिंग एक्सपेंस हो गए. 18,000 रुपीज सेलिंग एक्सपेंस हो गए. लिखा है उन्होंने, ठीक से पढ़ते चलो क्वेश्चन. उन्होंने लिखा है कि सेलिंग एक्सपेंसेस आर 20 पर डीवीडी प्लेयर. उसके बाद हमें उसको कमीशन देनी पड़ी टू बी. आप एक के नीचे बी के नीचे लिख सकते हो, मैंने अब अलग अलग लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता. कमीशन कितनी कमीशन आई थी? 24 x इज इक्वल टू 24,900. 24,900 by closing stock. $100 multiply by 100 basic price plus consign is 1.50 plus non-recurring expense of consign और 3. सेलिंग एक्सपेंस मत करना, भले मैंने पर यूनिट लिखे बट उनको लेना नहीं क्लोजिंग स्टॉक में. 100 मल्टीप्लाई बाय 104.50, 100 मल्टीप्लाई बाय 104.50, 10,450, 10,450, 10,450. आगे नेक्स्ट. हाँ, सब आ गया. तो व्हाट इज प्रॉफिट? ले लो कैलकुलेटर पे, प्रॉफिट ढूंढना होगा. 1,47,000 सेल है, 10,450 क्लोजिंग स्टॉक है, माइनस 1,00,000 माइनस 1,500 माइनस 3,000 माइनस 18,000 कमीशन, नहीं रिकरिंग एक्सपेंस, माइनस 24,900 कमीशन. 10,050 मेरा प्रॉफिट आ रहा है. मेरा प्रॉफिट आ रहा है 10,050. दिस इज माई प्रॉफिट 10,050. $10,050 is the profit. ठीक है, देखते हैं इंस्टीट्यूट ने आंसर क्या दिया था. कब का क्वेश्चन है? मे, आरटीपी में 18 ना, ध्यान देना. आप यहां पे गए, यहां पे मिलेगा आपको आरटीपी, रिवीजन टेस्ट पेपर्स. ठीक है, मे कौन सा था वो? मे 18 था. ओ, मे 18 नहीं है, मे 18 नहीं है. ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, बट मेरे पास है. मैंने सब निकाल के रखे पहले, क्योंकि इंस्टीट्यूट बाद में डिलीट कर देती है, निकाल देती है वहां से. ओके, मे 18 आरटीपी चाहिए. दिस इज रिसोर्स बुक जो मैंने आपके साथ शेयर भी की है. आई विल शेयर रिसोर्स बुक. देखो 2 दिन में आई विल शेयर द रिसोर्स बुक ऑफ ऑल द 4 अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स एंड इको.
चारों के रिसोर्स बुक दूंगा, राइट। पॉसिबल है तो प्रिंट आउट निकाल के रखना, पॉसिबल है तो बाइंडिंग वगैरह ठीक से करके रखना। मेरे पास अकाउंट्स का है और इको का है, मेरे पास खुद के पास है, बिकॉज जो मैं सिखाता हूँ उसका मेरे पास है, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, 2-3 दिन में मैं कर दूंगा, मेरे पास सब है। इस और भी एडिशन हुए वो एडिशन वगैरह करके मैं दे दूंगा। अच्छा, मुझे May 18 का आरटीपी चाहिए, रिवीजन टेस्ट पेपर May 18, 65 पेज नंबर पे। हाँ, ए ऑफ आसाम यही वाला है, 9th का आंसर चाहिए। $10,050 you can see the profit। उन्होंने अलग अलग सेल दिखाया, हमने एक साथ में दिखाया। क्लोजिंग स्टॉक 10,040, टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, टू कैश ऑब्लिक बैंक, टू बीज अकाउंट, फिर से टू बीज अकाउंट, सेलिंग एक्सपेंस प्लस कमीशन। उन्होंने कमीशन कैसे ढूंढी देखो, लेट टोटल कमीशन भी ₹X, सो X इज इक्वल टू 900 multiply by 25, total commission is X, therefore 900 multiply by 25 plus one fourth of gross sales, 96 plus 57, 1,47,000 gross sales less all commission X exceeded sum calculated at the rate of 125 per DVD sold। तो उन्होंने सॉल्व किया, X is 24,900, commission is 24,900, this is the valuation of closing stock जो हम डायरेक्टली करते हैं। ठीक है, एनी डाउट? ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन है, वो तो जल्दी हो जाएगा बिकॉज उसमें इतना समझाना भी नहीं पड़ेगा। ऐसा एक और क्वेश्चन होगा, ऐसा एक और क्वेश्चन होगा, होना ही चाहिए। या क्वेश्चन नंबर 23, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, 10-15 मिनट्स मैक्सिमम। ठीक है, May 1997 का क्वेश्चन है। X of Kolkata on 15 January sent to Y of Bombay a consignment of 250 televisions costing 10,000 each। वहां पे डीवीडी प्लेयर्स थे, यहाँ पे टेलीविजन सेट्स है। वहां पे 1000 डीवीडीज थे, यहाँ पे 250 टीवीज है। ठीक है, वहां पे कॉस्ट कुछ तो 100 थी, यहाँ पे 10,000 है। ठीक है, क्वेश्चन सेम है, वैल्यू चेंज होते हैं, अमाउंट चेंज होते हैं, बाकी ऑलमोस्ट सेम रहता है। Expenses of 7,000 were made by the consignor. Y of Bombay spent 4,500 for the clearance and selling expenses were 500 per TV as and when sales made by Y। वो जितना सेल करेगा, जितनी भी सेल करेगा उसके पीछे उसको 500 रुपीज सेलिंग एक्सपेंस लगेंगे। Y sold 150 televisions at 14,000 per TV। ले लो कैलकुलेटर पे, 150 television multiply by 150 टेलीविजन मल्टीप्लाई बाय 14,000 M प्लस प्रेस करो, ये 21 लाख का सेल हो गया, 21 लाख का सेल प्लस एंड बाद में 75 टेलीविजन एट 14,400, ये 10,80,000 का सेल हो गया। M प्लस करके MRC प्रेस करो, 31,80,000। आई थिंक यू नो द फंक्शन ऑफ M प्लस M माइनस MRC। जब आपको सम्स की टोटल लेनी होती है लाइक दिस, आपको क्या करना है, ध्यान देना, आपको टोटल सेल ढूंढना है। तो पहला 150, एक सेकंड,
150 मल्टीप्लाई बाय 14,000, ये इसका प्रोडक्ट प्लस 75 मल्टीप्लाई बाय 14,400 इसका प्रोडक्ट, इनकी सम लेनी। तो क्या करना है, कैलकुलेटर पे पहले इसकी टोटल ले लो, 150 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ले लो 14,000, ये कुछ तो आएगा 21 लाख। कैलकुलेटर पे 10 लाख, फिर वहां पे m प्लस प्रेस करो, m ऐसे कुछ तो साइन है, m प्लस प्रेस करो, मतलब वो मेमोरी में से हो गया, ये मेमोरी में से हो गया और उसमें ये ऐड करना है, ये ऐड करना है इसलिए m प्लस। फिर अब 75 मल्टीप्लाई बाय 14,400 प्रेस करो, वो आएगा इज इक्वल टू प्रेस करो 10,80,000, फिर उसको भी m प्लस प्रेस करो, मतलब ये प्लस ए और फिर एमआरसी करो, प्रेस एमआरसी, तो 31,80,000 टोटल आएगी। एमआरसी विल शो 31,80,000 टोटल सेल्स इज, ठीक है 31,80,000। जहां पे माइनस करना होता है ना, वहां पे m माइनस यूज करना होता है, जहां पे प्लस करना होता है वहां पे m प्लस यूज करना होता है, ठीक है। अच्छा, मेरी फिर से वॉइस ब्रेक हो रही है। आई डोंट नो क्या हो रहा है, 2 दिन से मुझे फोन नहीं लग रहा है सब। आई टुडे पोर्टेड, मैंने एयरटेल में पोर्ट किया आज जाके, परेशान होके। आई वॉज अ कस्टमर ऑफ वोडाफोन सिंस आई पास्ड आउट 2012 से, मैं उनका यूज कर रहा था, इतने लोग दे रहे थे फिर भी मैं यूज कर रहा था। लास्ट 2 दिन से मुझे फोन ही नहीं आ रहा है किसी के, आपके इतने प्रायोरिटी कॉल्स मुझे नहीं रहते। तो फाइनली आज सुबह देखा, रेंज ही नहीं, कुछ नहीं, कुछ कर ही नहीं पा रहा था। देन आई वेंट इन द आफ्टरनून, तो मैंने वो पोर्ट करवा लिया उसको, होप अब ये 2 दिन में एक्टिवेट हो जाएगा, एयरटेल अच्छे से चलता होगा होप। आगे 31,80,000 इज टोटल सेल्स, ठीक है। आगे तो यहाँ पे लिखो, ठीक है, हम कंसाइनमेंट अकाउंट करना है हमें। टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, एवरीथिंग इज एट कॉस्ट, कोई इश्यू नहीं। 250 टीवीज, 250 टीवीज at 10,000 each, that is 25 lakhs। वो कंसाइन करने के लिए हमें कुछ एक्सपेंस करने पड़े। तो कैश ऑब्लिक बैंक कितना है, 7,000 सॉरी, पर यूनिट कितना आएगा, 7,000 ऑन 250 टीवीज, 28 रुपीज, 28 रुपीज, ठीक है। आगे 28 रुपीज, आगे नेक्स्ट। फिर कंसाइनर ने कुछ एक्सपेंस किए, 2y नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, कितने, 4,500, 4,500, 250 के पीछे 4,500, 18, ठीक है। उसने कुछ सेलिंग एक्सपेंस किए, रिकरिंग एक्सपेंस देखेंगे वो, ठीक है। फिर हमें उसको कमीशन भी देनी है, आप एक के नीचे लिख सकते हो, 2 के नीचे, 2y के नीचे सब लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कमीशन देखेंगे, कैलकुलेट करना है हर चीज। उसने कोई यूनिट सेल किए, बाय बाय,
हाँ 250 में से 150 TVs sold at 14,000 per TV and 75 TVs were sold at 14,400. $31,80,000 का सेल हो गया. 31,80,000 का सेल हो गया. टोटल सेल्स इज 31,80,000. क्लोजिंग स्टॉक वो तो ढूंढ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं. क्लोजिंग स्टॉक विथ वाई, ना स्टॉक विथ वाई से 250 टीवी माइनस 150 सेल हो गए, माइनस 75 सेल हो गए. अच्छा 25 टीवी बाकी है. मल्टीप्लाई बाय चलो 10,000 कॉस्ट प्लस 28 रुपीज प्लस 18 रुपीज बराबर. 25 मल्टीप्लाई बाय 10,000 प्लस 28 प्लस 18 10,046. 2,51,150. 2,51,150. कमीशन क्या लिखा है? अच्छा सेलिंग एक्सपेंसेस क्या है, पढ़ो जरा थोड़ा. राइट ₹500 पर टेलीविजन सोल्ड. सेलिंग एक्सपेंसेस आर 500 पर टेलीविजन सोल्ड. टोटल कितने टेलीविजन सेल हो गए? 225. 500 मल्टीप्लाई बाय 225. या हमें पहले क्वांटिटी लिखता हूं फिर वैल्यू ना. तो 225 टीवीज मल्टीप्लाई बाय 500 ईच 1,12,500. ठीक है आगे. यस गुड. अब हमें कमीशन ढूंढनी है. लेट द टोटल कमीशन Vx Px therefore x is equal to ठीक है. ध्यान देना क्या लिखा है क्वेश्चन में. आगे हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं था. आगे चलो. हाँ क्या लिखा है देखो. Y is entitled to commission of 500 per television sold. 500 per television sold. अच्छा 500 per television sold. He sold total 225 televisions. कितने टेलीविजन सेल किए? 150 प्लस 75 225 टेलीविजन सोल्ड बराबर प्लस 500 मल्टीप्लाई बाय 225. लिखो इंग्लिश अच्छे से पढ़ना आने चाहिए. Y is entitled to commission of 500 per television sold plus 1/4 of means multiplication 1/4 of. अच्छा इंग्लिश 1/4 of amount by which gross sale proceeds less total commission thereon. total commission thereon x माना है. exceeded मतलब is greater than माइनस करना होगा. sum calculated amount calculated at the rate of 12,500 television per television sold. So it is gross sales. gross sale कितना है? 31,81,000. 31,81,000. 31,80,000 less all commission exits sum calculated at the rate of 12,500 per television sold 225. 12,500 per television sold. देखो 500 मल्टीप्लाई बाय 225. 500 मल्टीप्लाई बाय 225 वो कितना आ गया? 500 मल्टीप्लाई बाय 225. अच्छा this commission is 1,12,500 plus 1/4 of gross sales 31,80,000 less all commission exits minus sum calculated at the rate of 12,500 per television sold. Total television sold is 225.
So it is 28 lakhs 12,500. So consignee should have sold goods at 28 lakhs 12,500, but उसने 31 lakhs 80,000 पे सेल किया, तो there is a surplus. ठीक है. So 1 lakh 12,500 plus 1/4 of 31 lakhs 80,000 minus 28 lakhs 12,500, मतलब एक्चुअली सरप्लस आ गया आपका 3,67,500. ये आपने एक्स्ट्रा पे 10,000 कॉस्ट थी, 12,500 पे आपने सेल करना है, बट आपने उससे ज्यादा सेल किया. कितना? 3,67,500 आपने ओवरऑल एक्स्ट्रा कमाया, ऐसे बोल सकते हो, माइनस कमीशन. सो इसको क्वेश्चन में ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान देना कैसे. Y is entitled to commission of 500 per television sold plus 1/4 of surplus sales calculated with respect to 12,500 per TV. Surplus sales calculated with respect to 12,500 per TV sold. So actual sales minus sales at the rate of 12,500 करोगे, डिफरेंस आपको मिल जाएगा surplus sales less all commission. Surplus sales with respect to 12,500 less all commission, ऐसे भी लिख सकते हैं. So x is equal to 91,875 minus 0.25x. Therefore 1.25x is equal to 1,12,500 plus 91,875 divided by 1.25. 163,500. Good. Total commission is 163,500. लिखो जल्दी. अब क्या प्रॉफिट कितना आ गया, ढूंढो प्रॉफिट. कैलकुलेट द प्रॉफिट. 6,43,650. Okay, good. You can find out final remittance as well. 31,80,000 minus 4,500 minus 1,12,500 minus 1,60,500. अगर कुछ एडवांस दिया वो माइनस करो, यू विल गेट फाइनल रेमिटेंस. करो जल्दी. सेम क्वेश्चन था ना, मैंने वही बोला. एक और क्वेश्चन है इसमें, एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम, कुछ भी फर्क नहीं. किसी का डाउट है? एनीवन हैज डाउट? सो लिख लेना कहां पे. क्वेश्चन नंबर 23 हमारे नोट्स का एंड क्वेश्चन नंबर 31 आर सेम, दोनों सेम ही है. दे आर सेम. ठीक है. अरे इक्वेशन क्या है, इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए. इंग्लिश का प्रॉब्लम है, बच्चों को इंग्लिश नहीं आती, उनको लगता है उनको इंग्लिश आती है. लिखा है Y is entitled to commission of 500 per TV sold, 500 television sold, 500 multiplied by 225, 500 multiplied by 225 प्लस, ठीक है, प्लस 1/4 प्लस 1/4, ठीक है, ऑफ अमाउंट बाय विच ग्रॉस सेल्स लेस टोटल कमीशन. हमने एक्स माना है ना टोटल कमीशन को,
Gross sales is 31 lakhs 80,000. So 31 lakhs 80,000 less all commission. Exceeded मतलब minus is greater than, gross sale minus commission is greater than sales calculated at the rate of 12,500. क्या? Gross sales less commission is greater than, exceeded is a greater than sales calculated at the rate of 12,500. ऐसे वो. अच्छा, प्रॉफिट कुछ अलग है. कितना है प्रॉफिट, कितना है एग्जैक्टली करो कैलकुलेट. 31 lakhs 80,000 plus 251 150 minus 25 lakhs minus 7,000 minus 4,500 minus 112 500 minus 163 500 6 lakhs 40,000 650. oh 6 lakhs 40 नहीं रे गलत है. 6 lakhs 40,000 650 आ रहा है. $650. चेक करो ठीक है. एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूं. तुम्हारे इसमें क्या क्वेश्चन नंबर है रे, मुझे क्वेश्चन नंबर बोलो नोट्स में. क्या क्वेश्चन नंबर है? ये क्वेश्चन नंबर क्या है? अच्छा ये वाला है क्वेश्चन हो. ठीक है देखो ये वाला क्वेश्चन है वो टेलीविजन का. 163,500 आपकी आ गई. आपका प्रॉफिट आ रहा है, ये प्रॉफिट है. एक मिनट. 6,43,650. ये मैंने प्रीवियस बैच में सॉल्व किया था. ठीक है. Okay. On this note, I will end today's session. Thank you.